अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुश आमदीद। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक छोटी सी बात से। ये बात छोटी सी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है और ज़िंदगी पर जो इसका असर है वो भी बहुत बड़ा है। और ये बात जिसने भी कही सही कही। और बात ये है कि कोई आपकी प्लेट से छीन कर जा सकता है, कोई आपकी जेब से भी छीन कर जा सकता है, कोई आपके हाथ से भी छीन कर जा सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी किस्मत से कोई नहीं छीन कर जा सकता। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। जी मौसम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से? आपकी जेब से तो कोई कुछ नहीं छीन के गया? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये याद रखिएगा कि किस्मत से कोई नहीं छीन सकता कुछ भी। बिल्कुल, डेफिनेटली सबसे बड़ी बात बहुत तो अच्छी बात है। अगर समझ आ जाए तो ये वाकईतन जो है वो आपकी लाइफस्टाइल को, आपके अकायद को तब्दील कर सकती है, चेंज कर सकती है कि आप ये लड़ाइयों में ना पड़ें, कहीं कुछ भी नहीं होने लगा, बस आराम से चलते जाएं। कोई भी आपसे छीन के आपका जो है ना निवाला वो छीन के नहीं लेके जा सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर समझ लीजिए। देखिए, मैं तो बड़ी बात डेफिनेटली आप हर रोज बहुत प्रिसाइज करके बहुत बड़ी बात बता देते हैं। अगर वो समझ ली जाए तो वो वाकईतन बहुत बड़ी बात बस समझ ली जाए, उस पर अमल किया जाए, फिर देखें आप ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। बताएं खबरों की दुनिया में क्या है? खबरों की दुनिया में जी एक बहुत अहम राय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है, बहुत वो राय फैसले पे। और मैं समझता हूँ कि तारीख का वो जो है ना जो एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा गलत फैसला, उस पर बहुत बड़ी राय दी गई है। 9 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पे ये राय दी है कि वो गो के कुछ लोग देखें ये बात करेंगे कि अब वो उसका क्या फ़ायदा, लेकिन इसका अल्टीमेटली बहुत फ़ायदा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका ये कह दिया गया कि उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया था, आइन और कानून अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उस पर देखें, जैसे ही वो बात जब उन्होंने की चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट में ये बात की गई तो बिलावल भुट्टो साहब की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि जाहिर है वो मूवमेंट ऐसा था, देखिए वो जो कि हुआ। अब ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि उसको रेक्टिफाई किया गया, लेकिन कितने साल लगे इसको रेक्टिफाई करने में? 50 साल तो 47 ईयर्स ना, तकरीबन 50 साल आप लगा लें, 5 दिहाइयां, आधी सदी तकरीबन गुजर गई। अच्छा, मैं आधी सदी के बाद हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने कर लिया। पॉजिटिव बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। यहाँ बैठ के मैं राजे तहसीन देखें 2012 का ये रेफरेंस था। आपका कोई मुकदमा फंसा हुआ जो आपसे राजे तहसीन? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम होता है उसके जो है ना तहसीन जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी जरूरत थी। जब एक जुमला उन्होंने कहा ना, देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा, एक जुमला उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे हम दुरुस्तगी नहीं कर सकते। ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल ऐसे। तो ये वो चीज़ है जहाँ से आगाज हो सकता है, दौर का आगाज हो सकता है। देखें, ये बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने की और बहुत ज़बरदस्त बात है कि अपनी गलतियां जब आप तस्लीम करेंगे तो फिर उनको करेक्टिव मेजर्स आप उसी वक्त लेंगे जब आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। अब हमें ये देखना चाहिए आज की तारीख में कि आज क्या हो रहा है। अदालतों में लाखों मुकदमात हैं, क्या उन लाखों मुकदमात में जो लोग हैं बिल्कुल उनको फेयर ट्रायल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये चीफ जस्टिस साहब अगर कर दें ना बिल्कुल किसी तरीके से इंश्योर, ज़बरदस्त काम का हो जाएगा ये उनकी तरफ से। ये होना बहुत सारे मुल्ज़िमान और साबित किए हुए मुजरिमान, ये सारे मामले जो है वो जिसको कहते हैं ना उथल पुथल हो जाएगा सब कुछ। जरा फेयर ट्रायल करने तो दें हर चीज़ का। ये देखें क्या होता है। वो जैसे कहा जाता है कि अगर इंसाफ हो रहा है ना तो निज़ाम चलता रहेगा। इंसाफ अगर हो रहा है ना सिर्फ अदालतों में तो निज़ाम चलता रहता है। तो अदालतों का निज़ाम ठीक करना, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। वही कि जुल्म और इंसाफ में मतलब ये दो ही चीज़ें हैं ना। इंसाफ होगा तो जुल्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आगे जी पंजाब काबीना ने 18 रुकनी काबीना उन्होंने हल्फ उठा लिया है और बनाने थे ना उन्होंने तो, लेकिन अभी इब्तिदाई तौर पे यही पहले तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है 12-15 हों, लेकिन अब ये है कि वो कैसे सबको खुश करना होता है 12-15 पहली दफ़ा में। हाँ, ये खुश करना पड़ता है। और बाकायदा तकरीब हुई उसमें बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने तकरीब, जैसे एक रूटीन का मैटर है, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे मौजूद थी। इसमें जी मरियम औरंगज़ेब साहिबा को सीनियर वज़ीर बना दिया गया और अज़मा बुखारी जो हैं वो वज़ारत इत्तलात का कलमदान उन्हें सौंपा गया। ऐसे ही रमेश सिंह है, इमरान नज़ीर है, सलमान रफ़ीक हैं, शेर अली गोशानी है, शाफ़े हुसैन है, बिलाल यासीन है,
ताहिर सिंधु हैं, राना सिकंदर हैं, आशिक किरमानी है, ज़िशान रफ़ीक हैं, ये सारे वजीर बन गए हैं। और केपी में भी काबीना बन गई है, केपी वालों ने भी क्या कितनी 15 रुकनी वहाँ पर बना दी है उन्होंने। 3 कम है, 3 कम है वहाँ पे। ऐसे ही देखिए, काबीना तो बनती ही बड़ी है, वो तो आते हैं उसके अंदर सबका एक प्लान होता है कि यार अब मैं जाके ये वजारत संभालूंगा, ये करूंगा। तो वहाँ पर कौन कौन आया पहले से जो है ना लेन देन हो चुका होता है, तय हो चुका होता है कि भाई एक्सपर्टीज अपनी जगह पे जो हैं सो हैं, लेकिन दोस्तियां पहले आ जाती हैं, वो यारी दोस्तियां, वो जो सियासी इंजीनियरिंग होती है, पॉलिटिकली जो आपने बातें की होती हैं कि भाई अगर हमें आप हमारे साथ चलते हैं तो हम आपको तो केपी में कौन से अहम नाम सामने आए? केपी अरशद अयूब साहब हैं, शकील अहमद साहब हैं, फजल हकीम साहब हैं, मोहम्मद अदनान साहब हैं, आकिबुल्ला साहब हैं, ऐसे ही मोहम्मद सजाद साहब हैं। आईटी वगैरह किसको दिया है? क्योंकि आजकल तो भाई खबर, बड़ी अहम खबर जो आई है सामने, वो क्या आई है कि वीपीएन का इस्तेमाल पाकिस्तान में 6000% बढ़ गया यार। तो जब आप इंटरनेट की बंदिश कर रहे हैं, यस मैं क्या कर रहा हूँ? देखें आपकी रियासत जो मतलब आपकी जो गवर्नमेंट कर रही है, मेरी गवर्नमेंट कहाँ से? मेरी गवर्नमेंट होती मैं तो यूं करके जो है वो ये नौकरी कर रहा होता। हमारी ही हम डिसओन नहीं कर सकते, वो हमारी गवर्नमेंट। हाँ, हमारी पाकिस्तान तो नहीं कर रही, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हुकूमत। तो हम डिसओन कर ही नहीं सकते, वो हमारी ही गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो जैसे भी हमारे वोट से बने ना बने, लेकिन वो हमारी। यस तो हम ये कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐप हमारी बंद होती है, कोई ना इन जनरली हमें वो शार्क जो है ना वो काट जाती है, शार्क अक्सर काटती रहती है। तो शार्क का कोई इलाज, कोई परमानेंट इलाज ढूंढो। स्विट्जरलैंड में बेसिकली ये प्रोटॉन नामी इदारा है, उन्होंने ये पूरा जो है वो एक सर्वे किया और सारी उन्होंने डिटेल्स रिलीज़ की है। और वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में चूँकि बार बार इंटरनेट बंद होता रहता है, तो 6000% इजाफा हुआ है वीपीएन के इस्तेमाल में, 6000% इजाफा है। अच्छा, एक इसमें और ये बात है कि चूंकि ये साल जो है ना, इसे कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन का साल है, 50 से ज़ायद मुल्कों में इलेक्शंस हैं दुनिया में। इट मींस कि आधी दुनिया में इलेक्शंस होने हैं। तो उन्होंने प्रोटोन ने ये भी कहा है कि चूंकि ऐसे कार्रवाइयाँ और भी जगहों पे हो सकती हैं और डेफिनेटली हो भी रही हैं, तो इसलिए हमें उसकी रसाई को बेहतर बनाने के लिए अवाम तक जो है ना मालूमात की रसाई को हम इस पे मजीद काम भी करने की, मतलब वीपीएन की जो सहूलत है, वर्चुअल जो प्राइवेट नेटवर्क है, उसकी सहूलत को बेहतर करने की भी ज़रूरत है। वीपीएन को भी बेहतर कर, भाई इंटरनेट दे दो, खुदा का वास्ता इंटरनेट कर लो सही तरीके से। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स में अब आता है इंटरनेट, अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अच्छा, एक तो चलो ये कैबिनेट्स की हम बात कर रहे थे, तो इसी दौरान वो लगे हाथों वो भी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी तहलील हो गई है। हाँ जी, ऑडियो लीक आ गए उनका, उन्होंने कहा भाई कमेटी तहलील करो। भाई राब्ता कमेटी एमक्यूएम के सारे मामलात चलाती है। आपने जो सुनी थी, मतलब आपकी जी मुस्तफा कमाल वाली और कोर कमेटी एक तरह से बैठी हो, राब्ता कमेटी बैठी हो, वहां से बाकायदा, इट मींस ऐसा नहीं हुआ कि किसी की ऑडियो रिकॉर्ड की गई, बाकायदा वीडियोस बनाई जा रही थी वहां बैठे हुए। तो ये वाकईतन तशवीशनाक बात है। भैया आपने कौन सी कमेटी बना के बैठे हुए? देखें मसला, 2 मसले हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। नंबर 1, क्या ये राब्ता कमेटी के अरकान ने वीडियो बना के लीक की है? ये तो अब तहकीकात के बाद ही। उन्होंने तो नहीं की ना, वो तो पीछे कोई बैठा हुआ बना रहा था। देखें नहीं, तो भाई उसको ढूंढो। उस मीटिंग में जो भी बंदा चाहे पीछे बैठा हुआ, आगे बैठा हुआ, इट मींस कि वो राब्ता कमेटी का एक अहम मेंबर। मुस्तफा कमाल ने वीडियो बनाई थी क्या अपनी? नहीं, वो तो नहीं है। बिल्कुल। तो बस उसको क्यों निकाला? मिसाल के तौर पर जो आपकी जो राब्ता कमेटी है वो तो मीटिंग कर रही थी ना, ये पीछे बैठे हुए लोग होते हैं जो कि वीडियो बना रहे होते हैं और फिर वो वीडियो लीक होती है। लेकिन तो वो जो बंदा जिसने वीडियो बनाई वो किससे एसोसिएट है, किसके साथ उसकी ज्यादा ये चीज सब लपेटे गए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो इन ऑडियो लीक्स में कही गई थी उसके बारे में एमक्यूएम वाले कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल सही बात हो रही थी, हमारी गुफ्तगू यूं थी, इसका मतलब कुछ और था, सयाक व सवाब कुछ और थे, ये बात थी। तो अगर इन बातों में कोई जान नहीं थी तो अगर जान नहीं थी इन बातों में तो फिर क्यों कमेटी को तहलील किया गया? मुझे इस बात की भी हैरत हुई कि ये लीक क्यों की गई है ये लीक। मतलब देखें, ये बिला वजह लीक नहीं की गई। होते हैं लोग कोई जो सच बताना चाह रहे होते हैं, मकासद क्या थे, देखें उनको क्या फ़ायदा हो सकता था इस लीक से। अगर कोई उनको ये बताना था उन लोगों ने कि भाई देखो ये मैंडेट का मसला है, ये आपस में ये बातें कर रहे हैं कि मैंडेट का मसला है, तो बाहर जाके कहते हैं मैंडेट हमारा है। उस तरफ से काम हुआ है जिनका सबसे बड़ा मसला है मैंडेट चोरी का, जिनका उस तरफ से कैसे? उनका कोई थोड़ी शख्स बैठा हुआ होगा। एसोसिएशन तो हो सकती है ना, मतलब आपकी एसोसिएशन की कोई बात नहीं है, किसी भी शख्स का ज़मीर कभी भी जाग सकता है। ज़मीर नहीं जागते हमारे यहाँ पे। लेकिन वो 5 दिन बाद वो कह देते हैं हमसे गलती भी हो गई है, ज़मीर ठीक है, फिर वो प्रेशर आ जाता है। चले, खैर ये प्रेशर जो था वो लाहौर कलंदर पे था, उसका क्या हुआ? वो बिल आखिर कुफर टूटा खुदा करके वो कल जो है ना पहला मैच ही लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया, आपकी फेवरेट टीम।
और उन्होंने और अच्छा मुझे पॉजिटिव ये चीज़ लगी कि वो बहुत उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं टूर्नामेंट से, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा पहले जो है ना शाहीन शाह अफरीदी पहले खुद ही चौथे नंबर पे बैटिंग करने आ गए और बहुत अच्छा कैमियो खेला, 14 गेंदों पे 30 रन जड़ दिए। उसने पासा पलटा मैच का। मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा एक वापस मैच में आए, वरना अर्ली विकेट्स देने के बाद वो डाउन थे बहुत। तो ये 17 रन से यूनाइटेड को हराया। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी PSL में 100 विकेटें लेने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। 3 बॉलर के जिन्होंने 100 विकेटें ली हैं आज तक PSL में। सबसे पहले वहाब रियाज, फिर हसन अली, और अब ये तीसरा शख्स। अच्छा ये देखें, वो कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वहाँ फास्ट बॉलर जो है ना वो हमेशा ही ज़बरदस्त प्रोड्यूस होते हैं। 3 ही बंदे हुए हैं और तीनों ही पेसर्स हैं, कोई स्पिनर नहीं। हालांकि देखें स्पिनर्स के लिए भी बड़ा जब वो मिड में विकेटें जो है ना बॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे भी मिड जो सेशन होता है उसमें भी एक्सेलरेट करने की कोशिश की जाती है इनिंग्स को, तो आप वहाँ पे विकेट्स ले सकते हैं। अगला जो नंबर है ना, जो चौथा नंबर होने जा रहा है, स्टैट बताऊँ आपको, चौथा नंबर जो होने जा रहा है वो सुन लीजिएगा जी जी, कि शाहीन शाह अफरीदी के बाद अगला जो खिलाड़ी है वो स्पिनर ही है, शादाब खान। हाँ, वो 87 विकेट्स ले चुके हैं PSL में अब तक, ओवरऑल सारे PSL। शाहीन की एक और स्टैट मैं बता दूं, 19 दफ़ा वो PSL में पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं। 19 दफ़ा, ये बहुत। वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही कारकर्दगी करना शाहीन भाई, तुम कैप्टन भी हो, तुम्हारे बच्चे जी हैं, तुम्हारे भाग लगे, अल्लाह करे तुम जो हो वो बस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो शाहीन अफरीदी और पाकिस्तान की पूरी टीम, आमीन। और वर्ल्ड कप के लिए खुशाइन बात ये भी है कि नसीम शाह प्रॉपर फिट हो चुके हैं और अपने रिदम में भी आ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और स्पोर्ट्स की दुनिया से खबर है, वो बड़ी तशवीशनाक खबर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का जो मेडल जीतने की उम्मीद, जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की जो एक जेवलिन थी उसके पास वो ख़राब हो गई है, और अरशद नदीम के बारे में ये खबरें चल रही हैं कि ये बड़ा एक पैनिक मोड आ गया है, क्योंकि अगर आपके पास एक जेवलिन हो और वो जेवलिन ख़राब हो जाए तो फिर आप कैसे पेरिस ओलंपिक्स में जाएंगे और कैसे वहाँ पर अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ये बंदा है, लेकिन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है इस खबर का कि एक जेवलिन कैसे हो सकती है किसी शख्स के पास। नहीं, वो देखें, जैसे जो क्रिकेट अगर आप खेले हैं ना तो एक बैट होता है, उससे आप उससे ना आपका लगाव होता है। वो आपका लगता है कि मैं हालांकि देखिए मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि बैट्स तो यार किसी की आपने खेलना तो अपनी एक्सपर्टीज से है ना, बैट तो कोई भी हो, लेकिन खास ग्रामेज का, खास वजन का, खास आपका हाथ सेट हुआ होता है। बिल्कुल। तो अब हम एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं भाई कि अरशद नदीम साहब से ज़रा रब्ता कर लें, ताकि अरशद नदीम साहब से जब बात हो हमारी तो पता चले कि ये मामला है क्या। क्योंकि ये खबर जब आई है, जब मैंने देखी तो वाकई बड़ी तशवीशनाक। बेसिकली उसमें ये लिखा था कि ये जो जेवलिन है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया, तो अब वो उसका थोड़ा सा जो वो है डिटीरियोरेट हो गई है वो, और अब क्या वो दूसरी जो जेवलिन है, क्योंकि 7-8 लाख की आती है, 7-8 लाख महज 7-8 लाख। हालांकि देखें आपने जिस लेवल पे जाना है, और मैं दूसरी बात आपको बताऊं जो हमारी खबर में ही शामिल है, दूसरी तरफ जो नीरज चोपड़ा हैं भारत के, जो जिनका मेन मुकाबला भी रहता है, कमाल का खिलाड़ी है वो भी, उन पे करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है भारतीय हुकूमत, उनकी जो फेडरेशंस की जानिब से, स्पोर्ट्स जो उनके हैं फेडरेशंस। तो हम क्या कर रहे हैं? नीरज के पास 177 जेवलिन्स हैं इंटरनेशनल लेवल की, पास एक है। हम उस एक से ही काम कर गए। आप मयारात का खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन अब अगर हमारी बात हो जाए, अरशद जो है वो कर रहे होते हैं ट्रेनिंग, और अगर बात हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन ये तशवीशनाक मामला है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि क्योंकि हम नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं, अब इंडिया में एक और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। इंडिया का शहर है जो दिल्ली, वहाँ का गंगाराम अस्पताल है, यहाँ पर भी है गंगाराम अस्पताल, और दोनों के जो है ना एक ही शख्स है जिन्होंने बनाए, गंगाराम साहब ने बनाई। यस यार, क्या आपने लॉजिकल बात बताई यार कि ये दोनों एक ही। क्या एक देखें, एक चीज ये होती है, मैं यही अर्ज करने लगा हूं, क्या लॉजिक कहती है, बोमाज़म की लॉजिक सुने भाई। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने बनाया है, उनके नाम से नहीं बने। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो फाउंडर हैं। अब देखें, वैसे तो मैं कोई बड़ा काम कर गया, फर्ज करें मरने से पहले, तो आप मेरे नाम पे भी बना सकते हैं, मैंने बनाया तो नहीं होगा, लेकिन गंगाराम साहब की काविशों से ये चीजें बनी हैं। ये मैं ये कह रहा हूं, मजाकन कह रहा था, आप तो नाराज हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर जो इंडिया का जो दिल्ली का जो गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पर हाथों से महरूम एक शख्स है, उसकी कामयाब सर्जरी हुई और उसे नए हाथ लगाए गए हैं। 45 साल ये शख्स है, ये पेंटर था। 2020 का एक ट्रेन हादसा हुआ, उसमें दोनों हाथों से ये महरूम हो गया, और मरीज़ को मीना मेहता नामी खातून के हाथ अतिया किए गए जो इंतकाल कर गई थी।
और उस शख्स, उस खातून ने ये कहा था, वसीयत की थी कि भाई मेरे जो जिस्म के अज़ा हैं जो भी काबिल इस्तेमाल हों वो अतिया कर दिए जाएं, और उसके गुर्दे, उसका जिगर, उसकी आँखों का जो कॉर्निया होता है, वो ये तमाम चीज़ें भी अतिया की गई थी, और अब हाथ भी अतिया किए गए। ये सेहत की दुनिया में, शोबे में मैं समझता हूँ नया इनकलाब ये है फर्स्ट है, बिल्कुल फर्स्ट। कि आप देखें, हमें पहले लगता था कि एक चीज़ अगर आपकी कट गई है तो वो मतलब वो गई, उसके बाद वो नहीं हो। अब ये एक नया इनकलाब, और भारत में मैं चाहूँगा कि हमें सराहना चाहिए, भारत में सेहत के शोबे पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चाहे वो हमारे यहाँ पे भी बड़े ज़बरदस्त काम हुए हैं, बट दिस इज अ फर्स्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन भारत में अब नई चीज़ें देखें इंट्रोड्यूस होने लग गई हैं, तो वो इस हवाले से भी बहुत काम कर रहे हैं। हमें एक चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो है ऑर्गन डोनेशन। हम अपने ऑर्गन डोनर्स, क्योंकि जब मेरी बात हुई SIUT में जहाँ पर लिवर जो गुर्दों का जो ट्रांसप्लांट होता है, तो वो ये कहते हैं कि हमें डोनर्स की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, रिलीजियसली भी ये चीज़ अलाउड है, बहुत सारे उलमाए कराम जो है वो इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, और उन सब ने कहा है कि जी आप अपने ऑर्गन डोनेट करें, लोगों की ज़िंदगियां बचाएं। तो मैं तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक करूंगा कि भाई ये काम हो जाए। और अच्छा, ये बड़ी सतह पे उलमाए किराम ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो छोटी सतह पे है ना, हमें शुरू से ही ये कहा गया है कि ये बेहुरमती होती है। एक तरह से वो बहुत जो छोटी सतह पे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो इसलिए हमारा रुझान नहीं है उस तरफ। अब आपका रुझान है? अब उलमा, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, देखें अब मरने के बाद ना मेरी बॉडी जो है ना वो आप डोनेट करेंगे मरने के बाद, इंशाल्लाह ये करना चाहिए, है ना? इंशाल्लाह मरने से पहले भी आप डोनेट कर सकते हैं। आपको वो फॉर्म फिल करना होता है, तो आप उसका अहद कर लेते हैं, ये करना चाहिए। आपने आज़ा मरने से पहले डोनेट करें, मतलब लिख के दे दें उनको, ताकि जब आपकी मौत हो, क्योंकि वो कुछ खास टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर वो आज़ा निकाले जा सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अहद करने के बाद। खबर ही हमने दी है जी, कितना बड़ा नेकी का अमल आपके लिए, तो आपने वो कब्र में मिट्टी हो जाना था। बिल्कुल, रमजान आने वाला है, उसमें ही आप ये तहैया कर लें। मैं तो कहता हूँ आप अभी से डोनेशन का आगाज़ करें, लाएँ को पैसे डोनेट करें, लाएँ निकालें, कुछ भी कर दें, डोनेशन करनी चाहिए, कर दें, ज़रूरतमंद तक ज़रूर जो है ना पहुँचानी चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वक्फा ले लेते हैं एक छोटा सा, वक्फे के बाद की खिदमत में हाजिर होंगे तो मज़ीद बातें करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। दिस इज़ पाकिस्तान मॉर्निंग्स। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। ज़रा म्यूज़िकल माहौल बनाते हैं, और म्यूज़िकल माहौल जो है वो इस तरीके से बनाएंगे कि एक शख्स है, वो दो आवाज़ों में गाना गाता है। दो आवाज़ें मतलब ये कि मर्द की आवाज़ में भी गाना गाता है और ख़ातून की आवाज़ में भी गाना गाता है। क्या नाम है इनका और क्या इनकी खासियत है, ये वीडियो देखें ज़रा, फिर उसके बाद बताते हैं आपको, इनसे मुलाकात करवाते हैं। शामिर शासिल इनका नाम है, और सोशल मीडिया पर आजकल ये बड़े वायरल हैं, और ये बेसिकली जो है वो मर्द की आवाज़ में भी और ख़ातून की आवाज़ में भी गाना गाते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये टैलेंट इतना यूनिक इन्होंने कैसे पाया। अस्सलाम वालेकुम शामिर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक शामिर, थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। इस वक्त आप अपने एक इवेंट के लिए जा रहे हैं और सुबह सुबह निकले हुए हैं, आप गुजरात से आपका ताल्लुक है। पहले तो ये बताइए, में कॉल्स आ रहे हैं, मैं बार-बार कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। ये कॉल क्यों आ रहे हैं लोग आपको भाई, क्या वजह है ये इस टाइम पे कॉल कर रहे हैं लोग आपको सुबह सुबह, क्यों भाई? वो कहते हैं भाई आपने आना है, तो अब हम ऑडियंस वेट कर रही है आपका, जल्दी इस टाइम पे कौन सुबह सुबह म्यूजिक सुनने के लिए? भैया उनसे कहें टीवी पे आ रहा हूँ मैं, पहले टीवी पे देखें फिर लाइव सुने मुझे। ये बताएं, ये आपका टैलेंट जो है, ये क्या टैलेंट है भाई? ये मर्द की आवाज़ भी औरत की आवाज़ भी, ये क्या मामला है? ये बस अल्लाह ताला की देन है, ठीक है। मैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और आप सबका प्यार है, मैं जस्ट इतना ही कहूँगा। नहीं, प्यार तो मैं बहुत सारे लोगों से करता हूँ, वो सब खवातीन की आवाज़ में गाना नहीं गाते। चलें, कोई थैंक यू। तो ये तो खास यूनिक टैलेंट है ना। मैंने ट्राई किया गाने का ना, लाइक, तो मैंने कोशिश किया और वो निकल गई आवाज़। हाँ। तो मैंने फिर बोला यार वाह यार, मैं तो लड़की की आवाज़ में भी गा सकता हूँ, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। कितने लड़कों को आपने बेवकूफ़ बनाया लड़की की आवाज़ से, ये बताओ पहले तो, गाने पर आते हैं। यार ये सीक्रेट है यार, सब देख लेंगे। इजी लोड तो करवाया होगा ना? हाँ, 2-3 दफा करवाया। ये देखो, ये है असल टैलेंट पाकिस्तानियों तुम लोगों का। हाँ, इजी लोड। अपने किसी दोस्त के साथ किया होगा प्रैंक कि मैं फलानी बात कर रही हूँ और मुलाकात कीजिए मुझसे, और बाद में उसे पता लगा होगा। हाँ, मैंने कहा आपको पता, मैंने वो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। हाँ, तो
मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, आप बहुत प्यारे हो। आपके जो सर पे बाल नहीं है ना, मुझे वो बहुत, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा है। बस तो बिल्कुल, वो इम्प्रेस हो गया। ऐसे ना करो, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसे ना करो। चलो म्यूजिक की तरफ आते हैं। ये बताओ कि कोई कोई थोड़ा हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके बताओ ना यार। लाइक कुछ सिंग करके दिखाऊं मैं? जी जी, अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन, एक आज कोई मेरी लाइक मशहूर ऑडियंस तरीन से गाना। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। आज मैं थोड़ा, मेरा गला खराब है, लेकिन हाँ, मैं ये हर अपना बड़ा बेस्ट सिंगर देने की यही कहता कोशिश है, मेरा करूंगा। गला खराब है। ओके, सो मैं सबसे पहले गाना गाना चाहूंगा। अरिजीत सिंह है, मैं उनको काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ नहीं, लड़कियों और की लोग आवाज ऐसा वाला। कहते भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं लड़कियों नहीं, की आवाज वो वाला मैं कोई भी, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। ओके ओके ओके। कल के ताल्लुकात पे रोया ना तू ना मैं, वाह 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 वाह। लेके ये क्या से चैन से वो हम सफर था, वो हम सफर था, वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। वाह 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 वाह। अब ये कुर्रतुल ऐन बलोच ने सुन लिया ना, तो उसके बाद वो उनके क्या जज्बात होंगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई। आपने अभी कभी, एक्चुअली मेरा थोड़ा गला खराब है, तो लाइक मैंने कोशिश की है, बट हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोशिश आपकी बड़ी अच्छी कोशिश थी। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि अगर क्यूबी ने सुन लिया तो वो अपने जज्बात का इजहार चलो। करेंगे और कहेंगे कि वाकई बड़ा अच्छा, मज़ा आया। आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, प्रैक्टिस में बेसिकली मैंने सीखा नहीं है और ना मैंने कभी रियाज किया है, तो ये एक लाइक गॉड गिफ्टेड है, तो ठीक क्यों है। नहीं सीखा? वजह क्या है तो यार? सीख के ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल में, काम इंसान कोई भी करे। यार एक्चुअली ब्रो, बात ऐसा है कि यार आपको भी फिर पता है, लाइक हम अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सही बात लेकिन है। हमारे मुल्क के हालात कुछ अच्छे 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 नहीं है। लाइक यानी चांस बहुत कम है, प्लेटफॉर्म बहुत कम है, सिंगर्स बहुत ज्यादा हैं, हाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल। लाइक मैं, हाँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं लाइक करना चाहता मैं। काफी ज्यादा डीमोटिवेट लोग मुझे करते हैं यार टीवी कि पे आ रहे हो तुम, यार, नेशनल टीवी पे आ रहे हो तुम, डिमोटिवेशन की क्या बात है दोस्त? अब अभी आज मैंने रात को एक वीडियो लगाया, तो मुझे लोग कहते हैं यार, है ना, अजीब अजीब कमेंट्स थे आप। छोड़ दो ये मैं दुनिया नहीं की बातें, बताना। छोड़ दो दुनिया क्या कहती है, छोड़ दो। जब तुम कामयाब हो जाओगे फिर देखना दुनिया क्या कहेगी। लाइक मैं बहुत ज्यादा, लाइक मैं आपको क्या बताऊं, लाइक अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। हर बंदा लाइक बुलाना चाह रहा है, लेकिन कुछ भी कोई काम नहीं कोई दे रहा। देखो, तारीफ सभी, दाद सभी देते हैं। जिंदगी का उसूल है, पहले काम, उसके बाद होगा नाम, और फिर मिलेंगे दाम। तो ये मत सोचो कि लोग बिल्कुल तुम्हें ऐसा। पहले ही जो है वो पैसे देना शुरू करेंगे। पहले तुम्हारा काम तुम अच्छा से अच्छा करोगे, बेहतरीन से बेहतरीन करोगे, सीख कर करोगे, फिर उसके बाद बिल्कुल। तुम्हारा नाम हो जाएगा, फिर उसके बाद लोग तुम्हें मुंह मांगे दाम देकर बुलाएंगे। यही है हर फील्ड में दोस्त, इसी तरीके से होता है, ये मान लो। चलें, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई विल नेवर गिव अप, ये इंशाल्लाह। ये बात ज़रूरी है। देखो, हम अभी प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे कि कोई तुम्हारी जेब से कुछ छीन के जा सकता है, तुम्हारी प्लेट से तुम्हारा निवाला छीन के जा सकता है, लेकिन किस्मत नहीं छीन सकता। तो किस्मत में है तो फिर बिल्कुल तो ऐसे है, मिलेगा, बिल्कुल। फिर किस बात का इंशाल्लाह डर। इंशाल्लाह, अल्लाह साथ है ना, लोग ना भी साथ दें, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। तो तुम किस गुलकार से मुतासिर हो? पाकिस्तानी कौन सा ऐसा गुलकार है बड़ा जिससे तुम कहते हो कि पाकिस्तानी में लाइक इंस्पायर हूँ। ये भी बात देखो, ये सिग्नल की गड़बड़ तो होती रहेंगी क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं शामिर साहब वो मौजूद हैं रास्ते पर, तो ये सिग्नल की गड़बड़ होती रहेगी। जी शामिर बताओ। हाँ, मैं लाइक आतिफ असलम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, और ओके, इंडियन सिंगर अरिजीत सिंह है, उनसे बहुत ज्यादा। आतिफ असलम की आवाज़ में गा सकते हो क्या? उनकी आवाज नहीं, लाइक आतिफ असलम की आवाज में नहीं गाऊंगा, हाँ, लाइक अपने स्टाइल में गाऊंगा ये। अच्छा, सुनाओ। हाँ, मैं उनका एक गाना सुनाऊंगा। उनका एक वो गाना है न जाने कब से वाह 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 वाह। उम्मीदें कुछ बाकी है,
मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। वाह वाह वाह, अच्छा है यार, जबरदस्त, बेहतरीन भाई, मजा आ गया। वाह 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 वाह, ऊंचा सुर लगा सकते हो तुम और फिर तुम कह रहे हो कि यार मैं डिसहार्टेड हूँ, डिमोटिवेटेड हूँ। कैसी बातें करते हो शामिर, इतना ऊंचा सुर लगाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। बस तुम थोड़ा सा और सीखने की तरफ तवज्जो दो, फिर देखो क्या होता है भाई, फिर तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह। हाँ, मैंने सुना है तुम इंशाल्लाह, अदनान समी की भी आवाज़ में भी गाना गाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत उनकी। चलो एक लाइन वो भी सुना दो। ये ज़मीं रुक जाए, अरे वाह, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, वाह 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 वाह, गुड। तेरा चेहरा जब नजर आए। वेरी गुड जी, जबरदस्त, मजेदार मजेदार, बहुत ही आला जी, वेरी गुड, थैंक यू शामिर। मैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नहीं गाता है, हाँ लेकिन अच्छा है, ये तुमने भी सुनाया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुशाबिहत है। बहरहाल ये टैलेंट है, यूनिक टैलेंट है कि तुम लड़की की आवाज़ें भी गा लेते हो, मुख्तलिफ सिंगर्स को भी अच्छा कॉपी करते हो, ऊंचे सुर भी लगाते हो। अभी धीमे सुर मैंने नहीं देखे, अगर तुम स्टूडियो में होते तो ज़रा अच्छा म्यूज़िक का तुमसे हमारी नशिस्त होती। लेकिन बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट विशेज़ तुम्हारे लिए और मेहनत करते रहो, ज़रूर कामयाब होगे। थैंक यू जी। नाजरीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग, सुबह जानदार, तो लाइव शाम। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या मामला चल रहे हैं उस पर हमें ज़रा बात करनी है, क्योंकि हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं इस वक्त। एक तो ये कि हुकूमत बन गई है, फेडरल कैबिनेट कुछ दिन में अनाउंस हो जाएगी, एक दो दिन में, और PMLN की ये गवर्नमेंट अपना काम शुरू कर देगी। सूबाई हुकूमत बन चुकी है पंजाब की, और पंजाब जो है वो ऐसा अहम तरीन सूबा है कि जहाँ पर PTI का ये कहना था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ हुआ और जिस तरीके से फॉर्म 45 फॉर्म 47 वगैरह वाले मामला सारे सामने आए, अब पंजाब में भी PMLN की गवर्नमेंट बन चुकी है। PTI ये कहती है कि हम एहतजाज करेंगे, हमारी नशिस्तें छीनी गई हैं, वो एहतजाज किस तरीके से होगा और अब PTI का अगला लाएमल है क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं इस बात की तरफ आना चाहूँगा कि ये जो इमरान खान साहब ने कल बात की है कि 9 मई वालों को वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के बारे में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और एग्री किया इस चीज़ पर। तो ये 9 मई वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये जुमला तो बिल्कुल सही है, मिलनी चाहिए, लेकिन इल्ज़ाम तो आप लोगों पर ही है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो देर रात कोई रिपोर्ट्स आई अडियाला से, कोई दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं, बहुत अलार्मिंग है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को, इसकी भरपूर मैं मजम्मत भी करता हूँ कि लोग उधर पहुंचे कैसे, और इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब कुरैशी साहब हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, साबिक वफाकी वज़ीर उसमें फ़ौज चौधरी साहब भी शायद उधर ही हैं, और बहुत से लोग होंगे। तो इसकी मैं तो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूंगा कि उसका नोटिस लें और फेडरल और पंजाब हुकूमत दोनों अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें और इसकी वजाहत करें, और इस पे पूरी कौम को एतमाद मिले कि क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि इस पे पूरी कौम और हम सब तशवीश में हैं।
जहां तक 9 मई का ताल्लुक है, देखिए पहले दिन से खान साहब की बिल्कुल कैटेगोरिक पोजीशन है कि हम किसी दहशतगर्दी में, किसी जलाओ गिराओ, ना हमारी पॉलिसी थी, ना कोई पार्टी पॉलिसी थी, ना डायरेक्शन थी। एहतजाज एक पुरअमन हमारा हक था कि अगर साबिक वजीर आजम को कॉलर से पकड़ के आप हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से उठा के ले जाएं, वो तो आए थे उधर अदालत के सामने सदर आजम ने, तो उस पे एक पुरअमन एहतजाज तो ड्यू था, वो हमने किया, हमारे लोगों ने किया। अब इसमें खुदा न खास्ता कोई मिसक्रेंट आया है, कोई पुरतशद्दुद अनासर अंदर घुसे, हमेशा थर्ड फैक्टर जो है वो फायदा लेता है ऐसे मौकों से, तो उनसे बिल्कुल सजा उनको मिलनी चाहिए जिसने ये गलत काम किए हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रायल के जरिए, ओपन ट्रायल हो, जिस पे भी इल्जाम हो अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिले। तो खान साहब ने बिल्कुल जो बात की है कि, तो खान साहब ने वही अपनी पोजीशन दोबारा रिएटरेट की है कि तहरीक इंसाफ किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। तो अब इस सूरत हाल में आप लोगों की तरफ से क्या कोई ताउन करने का कोई प्लान है कि देखें जी हमने भी अपनी तरफ से एनालिसिस किया, ये हमने इसके ऊपर डिटेल जांचा इस पूरे वाक़े को, और ये लोग थे जो कि मुलव्विस थे, कुछ जो थे वो हमारी सफ़ों में दाखिल हुए थे, ये हमारी तरफ से भी कुछ सबूत है, ये लीजिए और आइए मिलकर तहकीकात करते हैं। तो ऐसा हमने तो जुडिशल इंक्वायरी की, सुप्रीम कोर्ट के नीचे सिटिंग जजेस के नीचे इसकी इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए। वो तो कब का, 9 मई के बाद से, जब से खान साहब गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, अब तो उनको गिरफ्तारी को भी 200 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वो तो तब से ही कह रहे कि आला अदलिया इसका नोटिस ले और वो इसकी इंक्वायरी करे, हम भरपूर तावन करेंगे, क्योंकि हम किसी गलत काम में, हमारी लीडरशिप खान साहब या कुरैशी साहब या हमारी जितने भी लीडरशिप है, कोई उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, तो तावन तो वो नहीं करेंगे जो किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो। तो आपको उम्मीद है कि ये फेयर ट्रायल होगा? कल भुट्टो साहब वाला भी राय आ गई सुप्रीम कोर्ट की, आपको लगता है कि फेयर ट्रायल होगा और मुकम्मल तौर पर जो भी सही दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा? देखिए वैसा पहले से तो आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई माजी की गलती को दुरुस्त किया है तो उसको ठीक करने में 50 साल लग गए हैं। तो क्या हम कोई ऐसी, खुदा न खास्ता अगर माज़अल्लाह कोई ऐसी गलती होती है, मैं सिर्फ ये जो है एक पॉइंट रख रहा हूँ सामने कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो तो फिर क्या दोबारा 50 साल बाद वो गलती ठीक होगी? तो वो तो ट्रायल का या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस देखने के बाद क्लियर होगा कि वो कितने हद तक शफाफ और कितने हद तक ठीक है। अगर इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इस वाकई की होती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? खान साहब तो इसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। सही। अच्छा, अब एक और मामला जो कि बड़ा तशवीशनाक मामला कह लें आप लोगों की तरफ से, कि जो आप लोगों की जो रिज़र्व सीट्स थी वो दे दी गई बाकी लोगों को। अब उस पर एहतजाज जो है आप लोग वो करेंगे, वो एहतजाज किस तरह का होगा? असेंबली से बाहर होगा, असेंबली के अंदर होगा? उस हवाले से क्या प्लानिंग है? वैसा पुरअमन एहतजाज होगा, हमारा राइट है। कोई 2.5-3 करोड़ वोट लेने वाली जमात का रिजर्व सीट, माइनॉरिटीज और वुमेन, वो या तो आप उनको दें या उसको टेम्पररी होल्ड करके उस पर कोई फैसला, जब तक फैसला नहीं होता उसको आप वेकेंट रखेंगे। हमारा हक आप किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि उनको अपना मिल चुका है। मैं उनके हक की भी बात नहीं करता। देखिए वो फॉर्म 47 पे आए हैं, ओरिजिनल तो उनके पास है नहीं। 17 सीटें हैं मियाँ साहब की, शहबाज साहब की, लेकिन जो भी सूरत हाल है, चाहे सही है गलत है, जो भी आपने दे दिया, जो आपने फॉर्म 47 बनाए हैं, जेली हैं, गलत है, लेकिन आपने दे दिया उसके मुताबिक। अब जो रह गया है 93 सीटें हमारी जो है फॉर्म 45 पे, जो हमें जनवन हमें मिली हैं, जिसमें हम बैठे हुए हैं, सूबों में हम बैठे हुए हैं, तो हमारा राइट आप उठा के किसी और को कैसे दे सकते हैं? कोई माली गनीमत तो नहीं है, कोई तातारियों का हमला तो नहीं है कि हमारी सीटें आप उठा के किसी और को दे दें। ये तो बच्चों वाला खेल हो गया कि एक बच्चा आके तो दूसरों को भगा के अपना वो दूसरे का भी हिस्सा ले जाता है। आई मीन दिस इज सीरियस बिजनेस, स्टेट क्राफ्ट है, डेमोक्रेसी की बातें हैं, और इसको मेरे ख्याल में इसका हल निकलना चाहिए। माइनॉरिटी सीटों का रिजर्व, लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा अहम फॉर्म 45 का रिजल्ट के मैंडेट पे हमला क्यों हुआ? ये मैंडेट पे हमला, क्या ये स्टेट इंस्टॉलेशंस पे हमले से कम हमला है? आईन पे हमला नहीं है? क्या आईन कहता है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो? क्यों कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा? कमिश्नर चट्टा की जो बातें हैं, उसने कच्चा चिट्टा खोल के आपके सामने रख दिया ना, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी वो तो चाहिए? उन्होंने कह दिया बाद में कि भाई मैं तो दबाव में था, आप लोगों की तरफ से ही दबाव डाला था, उन्होंने तो बाद में ये भी कहा। वह सब लीडर हमारा जेल में, वाइस चेयरमैन जेल में, सदर पीटीआई जेल में, हम लोग मुश्किल से खुदा खुदा करके अवाम की मदद से, अल्लाह की मदद से पास हुए। हमने किधर से उसको बेचारे को प्रेशराइज करना था? देखें मैं आपको जेल में होने के बावजूद आप लोग ऐसा दबाव डालते हैं कि लोग देखें डर जाते हैं। देखें देखिए वो जो पहला बयान था ना, वो था सच, और बाद में मसलियत आ जाती है, तो मसलियत के तहत दिया हुआ बयान तो कोई हैसियत उसकी नहीं है। देखें यहाँ पे वो बात बड़ी अहम है जो मैंने 6 महीने पहले की थी
कि 6 महीने गुजर गए, वो बात ही अब खत्म हो गई कि जब हम जेल से निकले कि जनाब आप इन सब बड़े लीडरान को बिठाएं और एक नुक्ते पे कि आजाद शफाफ इलेक्शन हो ताकि दोबारा ये एहतजाज ना हो, ये सब कुछ ना हो। 6 हाँ महीने पहले मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ और बिल्कुल वही बिल्कुल। हुआ। कोई आपने कंसेंसस बिल्ड नहीं किया एक नुक्ते पे कि आजाद शफाफ इलेक्शन हो, जो जीते उसको हुकूमत मिले, जो हारे वो अपोजिशन करे। नहीं किया। अब आप छीना झपटी देख लें, नहीं तो वही अब ये छीना 2014 की झपटी जो कहानी हो रही दोबारा है रिपीट हो वो रही आपके सामने हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपका एहतजाज रंग लाएगा, ये इसीलिए तो नहीं किया गया था ना ये सारा मामला कि आप लोगों का एहतजाज हो और फिर उसके बाद आप लोगों को आपकी सीटें दे दी जाए। ऐसा तो नहीं होगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग। देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि बस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें और बस कहें कि ठीक है, आगे चलें। नो, अब इस मसले का हल निकालना होगा। जब तक ये मैंडेट का इशू हल नहीं होता और ओरिजिनल लोग असेंबली में नहीं आते, जेली मैंडेट से आप बड़े फैसले कर नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ साहब की अपनी सीट इन क्वेश्चन है, उनकी जितनी कोर टीम है काबीना की, वो सारे अपनी सीटें हारे में। बड़े बड़े भाई जो उनके हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी अपनी सीट हारे हैं। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पे, उनकी जो वजीर आला है मोहतरमा मरियम साहिबा, वो अपनी सीट हारी है। महज शराफत पे, वो सारी फिगर्स हमारे पास मौजूद है। शहबाज साहब हारे हैं, एस इकबाल साहब हारे हैं, अता तारड़ साहब हारे हैं। ये इनके जितने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स अपने आप को कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं लेकिन याना अली लाल भाई भी हारे रोकेगा हैं, कौन वो फैसला कैसर करने इलाही से साहिबा, उनको? सब ये तो आप कह रहे हैं कि ठीक है वो हारे हैं और हो सकता है चले हारे हों, लेकिन who will stop them in the assembly to make decisions? अपनी कैबिनेट वो अनाउंस करेंगे, डिसीजंस लेते रहेंगे, ये मामला रुकेगा तो नहीं ना। वैसे मैं अर्ज करता हूँ, देखिए आपकी और मेरी पैदाइश से शायद पहले की बातें हैं, जब भुट्टो साहब का जमाना था और जियाउल हक साहब मरहूम का जमाना था। हाँ तो जिया साहब आ गए, मार्शल लॉ लगा दिया, जी 11 साल बैठे रहे, ताकत के जोर पर बैठे रहे। क्या लेजिटिमेसी मिली? उससे पहले मोहतरम अयूब खान साहब आए, फील्ड मार्शल बैठे, कोई 9 साल शायद उनका था, 9 साल बैठे पूरी ताकत के साथ, हम तराक के साथ। क्या उनको लेजिटिमेसी मिली? कोई एक्सेप्ट करता है? नहीं क्या उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला 50 साल बाद आज रिवर्स नहीं हो गया? और मुशर्रफ साहब जब बैठे, तो क्या 10 साल जब वो बैठे 1999 से 2008 तक, 7-8 तक, तो क्या वो सिर्फ बैठना या ताकत के जोर पे ओहदा ले लेना आपको लेजिटिमेसी, आईनी लेजिटिमेसी दे देता है? नहीं देता। तो बैठ अगर ये गए भी हैं, इनके पास क्या आईनी लेजिटिमेसी है? आप ये फॉर्म 45 की कहानियां वैसा आप देख नहीं रहे? कितनी ओवर राइटिंग है, क्या कि ये ड्रामे हैं, क्यों ऐसा किया गया है? देखिए जो मसले का हल है ना, वो तो नहीं हुआ ना। जो 8 फरवरी एक कुदरती मौका था, विंडो ऑफ जी अपॉर्चुनिटी थी, वो लूज कर दी हमने। अब तो देखिए कोई भी गुफ्तगू किसी भी चीज की बुनियाद इस पे होगी कि पहले फॉर्म 45 या मैंडेट डाके, मैंडेट चोरी का कोई हल निकले, उसके बाद जिस इशू पे आपने बात करनी है पहले इसका तो हल निकाल लेना। ठीक है। अब आपके इस एहतजाज में फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कितना साथ देंगे? क्योंकि बयानात उनकी तरफ से भी बड़े सख्त आ रहे हैं और आप लोगों ने उम्मीद भी जाहिर की है कि हो सकता है वो आप लोगों के साथ एहतजाज में शरीक हों। देखिए दांडी के इशू पे हमारे साथ एक पॉइंट पे आए हैं। बाकी माजी में हमारा बड़ा सख्त नजरियाती इख्तलाफ रहा है, बल्कि जो जी हाँ 9 अप्रैल की रात जब ये सारा कुछ हुआ और बैरूनी मदाखलत के जरिए जब हमारी हुकूमत खत्म हुई, तो पीडीएम के हेड वही थे। तो वो एक तल्ख दास्तान जरूर है। लेकिन इस वक्त अगर धांधली के इशू पे हमारे साथ वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं या उनकी सोच हमारी सोच एक है, हालांकि वो हमारी सीटों पे क्लेम कर रहे हैं ज्यादा, जी हाँ तो ठीक है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। हम तो ये नहीं कहते, हम कहते हैं ठीक है, जिसका जिस सीट पे क्लेम है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, हम तो ओपन है, हम तो वेलकम करते हैं। लेकिन एक नुकता याद जरूर है कि हमारी सीटों पे अगर कोई क्लेम करता है तो मुझे कोई ये बताए कि वजीर आजम एक्स इमरान खान जेल में, कुरैशी जी साहब जेल में, सदर जेल में, हम लोग जो है जेलों से खुदा खुदा करके निकले, हमारी बाकी लीडरशिप जेल में, आधी छुड़ा दी गई, कारकुनान पे पर्चे, कैंप तक लगाने नहीं दिए जा रहे थे, हमें और ऑफिस में एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। हमने किधर से कोई असर डाल दिया? तो हम तो हर उस इन्वेस्टिगेशन को जो इम्पार्शल हो वेलकम करते हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, ताकि ये महीने के अंदर सारा मसला हल हो सकता है, 2 हफ्ते हाँ में हल हो सकता है और मुल्क आगे जाए। वरना फिर यही कहानी, एहतजाज वो और फिर फिर हम वही धरने और घूमते ये चीजें रहेंगे उसी होगी, दायरे में। उसका नुकसान फिर किसको होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपकी तरफ से एक जुमला आया था और मुझे लग रहा है कि इस जुमले में बहुत बड़ी लर्निंग है। नवाज शरीफ गद्दार नहीं है, जरदारी मुल्क दुश्मन नहीं है और इमरान खान दहशतगर्द नहीं है। ये अब रियलाइज़ कर लिया है आपने भी और सबको रियलाइज़ करना चाहिए। ये क्या लर्निंग है? इस जुमले में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। देखिए जब मैं मर्दान में पेश हुआ तो मुझ पे इल्जाम लगा कि आप गद्दारी के और दहशतगर्दी के पर्चे, खान साहब पे भी ये लगे हैं। देखिए सियासत में एक दूसरे को गद्दार नहीं कहना चाहिए। हाँ, करप्शन के चार्जेस हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मैंडेट पे डाका जो है वो नहीं डलना चाहिए,
मुल्क आगे जाना चाहिए। जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको हक इक़्तिदार मिलना चाहिए। अगर अवाम को इमरान खान पसंद है तो किसी की क्या क्या मसला है? अवाम देखें, ये मसला इमरान खान से नहीं है, ये मसला अवाम से है किसी को, कि अवाम की मर्जी मंशा एक शख्स है इमरान खान साहब, उनकी जमात, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं ये होगा। तो अब ये यहाँ पे मसले बनते हैं। बाकी तो देखें, एक दूसरे पे गद्दारी के फितवे माजी से आते रहे हैं। ये फितवे मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल सच है कि जो हकीकत है वो सामने आए, जिसको वोट पड़ा है यार उसको दो। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर अली मोहम्मद जीता है तो अली मोहम्मद का हक है कि वो बैठे। ये हक अली मोहम्मद का तो नहीं है, ये हक तो उस अवाम का है जिसने अली मोहम्मद को इमरान खान के नाम पे वोट दिया है। तो पूरे बिल्कुल मुल्क में ऐसा है। अगर आप देखें, 2 टेस्ट केसेस ले लें, 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पे जो शहबाज साहब बैठे हैं, या वज़ीर आला पंजाब की सीट पे जो मरियम साहिबा बैठी हैं, जी। इन 2 सीटों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो करा लें। खान साहब ने 4 सीटों का कहा है, इन हाँ 2 की तो करा लें। चेक कर लें कि जो जिनसे आप मुल्क और जिनसे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा चला रहे हैं, वो अपनी सीटें हारे बैठे हैं। उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उसूल की बात कर रहा हूँ कि अगर देखिए इखलाकी भी कोई ज़रूरत होती है। जी। इनके अपने ही निसार चीमा साहब ने वापस किया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे मैंडेट नहीं मिला, मैं नहीं लूंगा। हाफिज नईम बिल्कुल साहब ने कराची से वापस नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं, मैं मांगे तांगे की मैंडेट से नहीं बैठूंगा। तो एक इंसान के अंदर अपनी एक इखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए कि यार अगर मुझे अवाम ने रिजेक्ट किया है तो ठीक है, मैं अपने अवाम का फैसला कबूल करके अगली बार फिर अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखते हैं कि पिछली मरतबा जो आप लोगों ने 4 हल्के कहे थे वहाँ से कहानी अब फिर इमरान खान साहब की तरफ से 4 हल्के खोलने की बात की गई है। लेट्स सी कि ये So we are किस moving in करवट circles. बैठता है। वी आर मूविंग इन सर्कल्स, एग्जैक्टली वी आर मूविंग इन सर्कल्स। ये सीधी लाइन में नहीं जा रहे। बिल्कुल देखिए हम लर्निंग नहीं कर रहे, हम वही हमारा गलतियां बार बार कर रहे हैं। हमारा मैंडेट पे लर्निंग डाके पढ़ रहे हैं। लर्निंग इससे कब किसको होता है? नुकसान है? दुनिया का लर्निंग आपको, कब होता मुझे। है? हमारा लर्निंग स्लोप है, हम स्लोप में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अहम नुक्तों की तरफ उन्होंने निशानदेही की है। और लर्निंग जो है वो किसी भी कौम के लिए ज़रूरी होती है, उसी लर्निंग की बुनियाद पर वो आगे बढ़ती है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। अब आपको चीन लेकर चलते हैं, लेकिन चीन मैं नहीं लेकर जाऊंगा, चीन लेकर जाएंगे शिफा यूसुफजई। आइए देखते हैं आज वो हमें क्या दिखा रही हैं। यहाँ पर मैं ग्वांगजू शहर के विज़िट पर हूँ। अब हैंगजू से ग्वांगजू आई हूँ और ग्वांगजू में मैं एक प्राइवेट म्यूज़ियम विज़िट करी हूँ जो एक शख्स ने खुद अपने तौर पर बनाया है। वैसे तो ये चीज़ें कलेक्ट करना ये स्टेट की और गवर्नमेंट की जिसको कहते हैं कि मिल्कियत होते हैं, और इनको कोई आम शख्स जो है वो ले खरीदना बेचना नहीं कर सकता। लेकिन इस शख्स को गवर्नमेंट की सपोर्ट है बिकॉज ही हैज़ मेड दिस फैसिलिटी ओपन फॉर पब्लिक। तो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। मेरे पीछे आप बुद्धा देख रहे हैं और ये सेक्शन है बुद्धिज़्म का, या ये सेक्शन है गंधारा सिविलाइजेशन का, जिससे कि हम भी बड़ा रिलेट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी गंधारा सिविलाइजेशन के बड़े जो हैं नवादरात पाए जाते हैं। अच्छा, अब इस बुद्धा का जो स्टेचू है अगर आप देखें तो इन्होंने एक हाथ यहाँ पर रखा हुआ है ऊपर और दूसरा हाथ रखा हुआ है यहाँ पर नीचे, जिससे कि वो पकड़ रहे हैं अपना कपड़ा, क्लॉथ। ये पोज क्या है और कहाँ से आया? ये पोज बेसिकली पर्शियन टाइम्स का है। सो पर्शियन सिविलाइजेशन और गंधारा सिविलाइजेशन ने एक दूसरे को बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। तो किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता कि क्या गंधारा सिविलाइजेशन ने उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है या पर्शियन सिविलाइजेशन ने गंधारा को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इस पोज का मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। पुराने वक्तों में जब आप किसी अनजान लोग शख्स से मिलते थे जिसको आप जानते नहीं थे, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता था। ज़ाहिर है जंगजू लोग होते थे, उस वक्त जंगें बहुत होती थी, तो किसी को पता नहीं होता था कि जो अगला बंदा मेरी तरफ आ रहा है क्या ये मुझ पर वार तो नहीं कर देगा। तो ये चीज़ बताने के लिए अगले को कि आई गिव अ मैसेज ऑफ पीस, एक हाथ आपने यहाँ पर राइट रखते थे ये लोग, ताकि देखो सी माई हैंड इज़ हियर, और लेफ्ट साइड पर ये लगाते थे अपना स्वॉर्ड, यानी कि तलवार या चाकू या जो भी अपना वेपन होता था जिससे ये अटैक करने वाले होते थे अपने पर, तो वो लेफ्ट साइड पर लटकाया हुआ होता था। और राइट हैंड से उसको ग्रैब करते थे, ज़ाहिर है राइट हैंड से उसको पकड़ते थे, तलवार निकालते थे। तो अगले को ये बताने के लिए कि देखो मेरा राइट हैंड यहाँ पर है, मैं तलवार नहीं पकड़ रहा अपनी, और कपड़ा इसलिए उठाते थे जिस तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ है कि मैं अगले को दिखा सकूँ कि देखो मेरी तलवार यहीं पर लगी है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्रैब इट, मैं तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ तलवार निकाल के, तो आई एम गिविंग अ मैसेज ऑफ पीस। मेरा ये हाथ खाली है और ये देखो मेरा वेपन यहाँ पर लगा है, आई डोंट कैरी अ वेपन। ये भी हो सकता है कि आप अगले को ये भी दिखाएं कि मैं वेपन कैरी नहीं कर रहा, तो तुम्हें मुझसे घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पोज जो है इसका ये मकसद है। Going to
learn Chinese calligraphy. He is professor. He is a famous artist. So he is writing my name. 先打个叉叉。哎，好。哎呀。 Okay, so he's writing my name. My name in Chinese is Shifa. Cheers. 来，绕过来。 Ah, right. And then number 3 would probably be 看我这个怎么样？中巴友谊。 all of the Middle East. 哎，让不是写个中巴友谊，我们再弄一个哈。 Everything that's made in China. 您写的这个就不行，我这不行。哎，好。 That's done. Okay, because he's a famous artist, I want him to stamp my name as well. So that So ये seal जो है, ये seal इनके नाम का sign है basically. जिस तरह हमारे यहाँ artist फोटो के नीचे या पेंटिंग के नीचे अपना नाम sign करते हैं, ये इनकी seal है. Is this handmade? Yeah, it's这个样吗？ 那你张也一定盖在最边儿。 Oh, this script. 啊。 那也是一种艺术的后文。Great. You can show me. And I have to respect the artist. Shifa should So I have with me, after learning some calligraphy and writing my name in Chinese characters and Chinese language, I have with me Mr. Bunny, who is the Deputy Director of this museum, Guangzhou Oriental Museum. And we have been visiting this museum. It has some amazing stuff. Everybody has to come here. But I would talk to him specifically about Chinese language. So, especially calligraphy. So hi Bunny, thank you for your time. I just want you to explain to me and to my viewers that when was it exactly, or how many years or thousands of years, I must say, is Chinese calligraphy old? Okay, so if we think about the earliest characters, they were discovered scratched into either bones or turtle shells and things like that. Those are super ancient, and they were basically just pictures, very similar to like hieroglyphics. And then slowly they started turning into words with meaning. And then once the Chinese were able to write, so once you have pens, rather than just carving, because carving is really hard to make circular, like you wouldn't be able to carve this very well. You were able to do this with your own hand because you had a nice brush and you could do it with the ink and things like that. So that comes a little bit later on. You're talking more around like 2,000 years ago. Even a little bit earlier, 2,500 years ago. This style that you have right here is about 1,000 years old. From top to bottom? Yeah, from top to bottom, and this is more of a Tang Dynasty style. Okay. And so these two characters, Shifa, would be the transliteration of your name. Yeah. Just But by my the name, sound. yeah, but my name is Arabic. Yeah. Shifa is an Arabic word, Yeah. which I use Google to translate. But what does it exactly mean? The So yeah, exactly. meaning So of Shifa now these in two Chinese. terms are actually two characters as well. So this one is Shi, and that's the beginning of Xiwang, which is hope. Okay. So to have hope or to Okay. look forward to something. Yeah. And then fa can be anything from the law all the way to the method of doing something. The way you do anything is the fa that you do something with. So it could be, you could say it's like the method of hope or something Okay. like that. So you could actually utilize, and we'll have maybe 20 or 30 different characters that make the sound she. Yeah, yeah. This one specifically is hope. And there's also probably 20 or 30 different characters that make the word fa, F-A. Yeah. So we put X-I-F-A together to make Shifa, but these two specific characters are hope and then methodology or the law. Yeah. So Oh, okay, right. are you a lawyer by any chance? I am studying law. I will Well, be very soon. You hope to study law. It's your name in Chinese. It was written in the stars. It's perfect. So. And Chinese language has 15,000
words. Yeah. So you have to master all of them to. Just memorize them all. Just keep Yeah, going. yeah. It's very unlike English or Urdu or Arabic or any other language. It is definitely one of the world's most difficult but very important languages. And it's the last language surviving in the world that isn't alphabet based. Yes. Everyone and else thousands is all, of years old. Everyone's smart now. Chinese are still Thank using you. characters. Yeah, thank you, Bunny. Thank you no very problem. much. जी, ये था सफ़रनामा और आज हमें समझ में आ गया कि शी और फ़ा, ये शी जिनपिंग और शीफ़ा, इन दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक है, ये भी ज़रा देखना पड़ेगा। बहरहाल एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात एक बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाते हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुज़ुर्ग हैं जी, 60 साल उनकी उम्र है और नॉर्मली हम एक्सपेक्ट ये करते हैं बुज़ुर्गों से कि वो एक ख़ास वज़ा ख़ता में हमें नज़र आएंगे, ख़ास उनकी एक्टिविटीज़ होंगी और वो बिल्कुल ही बुज़ुर्ग हो चुके होंगे, ज़िंदगी की कोई रमकुन में बाकी नहीं रही होगी। लेकिन ये है जी असलम लोधी साहब, और असलम लोधी साहब अपनी इस उम्र में टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं और टिकटॉक पर बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है जी उनकी। और असलम लोधी साहब जो हैं उनका कंटेंट क्या है और उन्होंने इतने फॉलोअर्स कैसे बना लिए और उन्हें ये सारा काम करने का ख्याल कैसे आया, इस पर हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर। उसके बाद मैं अल्लाह ताला की ज़ात का और अपने फैन फॉलोअर्स का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतनी जी, हमें ज़रा अपनी कहानी तो सुनाए ना कि ये 60 साल की उम्र में जब हमारे बुज़ुर्ग बिल्कुल बुज़ुर्ग हो जाते हैं और बुजुर्गी अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और कोने में बैठ जाते हैं, बस टीवी देख रहे होते हैं हर वक्त, आपने टिकटॉक जो है वो समझना शुरू कर दिया और लाखों फॉलोअर्स बना लिए। ये क्या किया आपने, कैसे किया? ये जी सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूं और 2 टीवी चैनल से मुंसलिक हूं। अच्छा। और मैं मैनेजर एडमिन HR हूं और स्टिल ऑन ड्यूटी। और मेरे आईडी में एक बच्चा है, उसने आज से को 3-4 साल पहले ये टिकटॉक इंस्टॉल की और उसने जब मुझे ये ऐप दिखाई तो मैंने कहा यार ये मुझे भी इंस्टॉल कर दो। हाँ। और फिर ये सफर जारी हुआ और तकरीबन मेरी 4-5 वीडियो मैंने अभी अपलोड की थी। तो उसके बाद मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसपे मुझे 147K मुझे जो है ना उस पे लाइक्स आए। अच्छा, और फिर यहाँ से जो है ना मेरा सफर शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 मिलियन मेरे फॉलोवर्स हैं और 20.1 मिलियन मेरे लाइक्स हैं। वाह वाह वाह। इसी तरह फिर मैं लाइकी की ऐप पे गया, वहां भी मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, वहां भी मेरे 9,18,000 मेरे फॉलोवर्स हैं। स्नैक पे भी मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। तो आप ऐसा क्या कंटेंट क्रिएट करते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? बात यह है कि चूंकि मैं मीडिया से बिलोंग करता हूं, मुझे इन अप डाउन्स का सब पता होता है कि अगर किसी जगह पे जो भी सॉन्ग है या जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मैं उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होकर परफॉर्मेंस देता हूं और वही चीज लोगों को बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अपने लिए एजाज समझता हूं कि मैं लोगों के दिलों पे राज करता हूं। वाह 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 वाह। खवातीन की भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, मैंने सुना है आपकी। जी, मैं ज्यादातर अपने फ्रेंड लिस्ट में खवातीन ही रखता हूँ क्योंकि वही मेरी आईडी को आके सजाती हैं। बाकी मैं मेल्स की कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन वो सिर्फ फटीक ही डाले रखते हैं, बाबा जी अब आज बर्थडे है उसकी वीडियो बना दो, आज मेरे 100K हो गए, आज 200K हो गए। हाँ। तो इसलिए खवातीन जो है ना वो आईडी तो नौजवान तो बड़े जेलस होते होंगे आपसे। हैं जी? नौजवान तो बड़े जेलस होते होंगे आपसे। नहीं जेलस, वो तो आके मुझसे जो है ना आला तालीम लेते हैं। ओ होए होए, आला तालीम के कैसे खवातीन फैन फॉलोइंग बढ़ाई जाए।
इस चीज़ की आला तालीम। जी जी जी। अच्छा, तो क्या क्या गुर लेकिन मतलब ये तो एक मजाक की बात है, जी लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह मेल हैं फीमेल हैं, जितने बच्चे हैं बच्ची हैं, ये मेरे न्यू जो है ना स्टार्स हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं जहाँ भी जिस इवेंट में जाता हूँ, चाहे उनमें मुझसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले लोग होते हैं, लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट एक अपने बुजुर्गों की तरह करते हैं। सही। बट ठीक है, वो कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखिया। सर ये आपकी बेगम साहिबा ने जुमला सुना है, ये जो आपने अभी कहा? मेरी बेगम साहिबा, मैं आपको अर्लीस की स्टोरी सुनाऊं तो जब मैंने ये वीडियो शुरू की, मैं अपने घर का सरबराह हूँ, जी जी। और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बट हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी टिकटॉक की बेस पे मेरे एक फैन ने मुझे स्पॉन्सर किया, और मैं 9 दिसंबर को वापस आया हूँ, मैं उम्रा करके आया हूँ। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मेरा एक और स्वीडन में फैन था, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप अकेले जा रहे हैं तो अम्मा जी को भी साथ ले जाएं। अरे वाह। तो हम दोनों मियाँ बीवी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत हमें नसीब हुई है, और माशाल्लाह। खाना काबा में और रोज़े रसूलुल्लाह पे हाजिरी देने का हमें शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह पाक हमें वो कबूलियत करे। और मेरे उन फ्रेंड्स का, उन फैन फॉलोअर्स का मैं बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरे लिए ये कुछ किया। भाई वाह, ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी बात है आपकी। तो आपके जो घर वालों की तरफ से एतराज़ात थे, वो क्या एतराज़ात थे और फिर वो दूर कैसे हुए? देखें, इतराज़ात ये थे कि जी आप घर के सरबराह हैं, जिसमें मेरे भांजे, भांजियाँ, भतीजे, भतीजियाँ, मेरे बेटे, बच्चे, सारे वो कहते थे कि बाबा जी, लेकिन मैं जो मेरे पास म्यूज़िक आता है या जो मुझे एक सॉन्ग पसंद है, मैं उस पे परफ़ॉर्म करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होके मैं वो परफ़ॉर्म करूँ। हुँ। तो अब जब उससे मुझे फेम मिला, अब जगह-जगह पे, जिस जगह पे भी मैं जाता हूँ, तो उस जगह पे मेरे को प्यार करने वाले मुझे मिल जाते हैं। तो अब वही मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना जी कि जिंदे घर दाने होंदे कमले भी सियाने। हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया जो है, इसके इतने सारे नुकसानात भी बताए जाते हैं कि नौजवान जो हैं वो बड़े बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं, हर उल्टी सीधी चीज़ वहाँ पर मौजूद है, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आती हैं जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब होती हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ होते हैं वो बना रहे होते हैं, तो ये भी तो एक ख़राब ट्रेंड है ना? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आजकल टिकटॉक की लाइव पे जा रहा हूँ, अच्छा। और मैं अपना वहां पे एक हल्का अहबाब बना रहा हूँ, जिसमें मेल भी हैं फीमेल्स भी हैं। तो मेरी अब ये प्लानिंग है, क्योंकि मुझे, आप बेहतर समझ रहे हैं, तमाम लोग देखते हैं कि वहां पे जो मैचेस लगते हैं या हमारी बैटल्स लगती हैं, उसमें पनिशमेंट्स होती हैं, वो बहुत ही गलत हो रही हैं। लेकिन अब मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, और उस ग्रुप में मैं उन लोगों को ऐड कर रहा हूँ जो एजुकेटेड हैं, इन चीजों को समझते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं इसमें जरूर कामयाब होऊंगा। मुझे पता है मुझे शुरू में बड़ी हर्डल्स आ रही हैं, जी। मैं उसमें पनिशमेंट बैटल्स भी लगाया करूंगा, लेकिन अच्छा। उसको मैं पॉजिटिव तरीके से लेके जाऊंगा। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी से मैच हारता हूं, तो कोई मुझे कहे जी मुझे दुआए कनूत सुनाए, तीसरा कलमा सुना दें, चौथा कलमा सुना दें, या हुँ। मतलब है उसमें मैं इस्लामिक टच देना चाहता हूँ। मुझे हर्डल्स जरूर आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा दिल मान रहा है कि मुझे उसमें कामयाबी। सही। अच्छा, अब इससे आमदनी भी हो जाती होगी काफ़ी? जी, आमदनी भी काफ़ी हो जाती होगी इससे, उसका भी थोड़ा आइडिया दें हमें। कि बात ये है कि मेरा आपके चैनल के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, और मैं जब भी लाइव बैठता हूँ, एक तो मैं कभी किसी को गिफ्टिंग के लिए नहीं बोलता। वेरी गुड। मेरे फैन फॉलोवर्स मुझे गिफ्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब लोग सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए उसको नेगेटिव तरीके से लेके जी जाते जी हैं, बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिव तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने फैन फॉलोवर्स हैं वो मुझे आके गिफ्टिंग भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इनकम हो जाती है। लेकिन स्टार्ट में हमें लाइकी ने बहुत कुछ दिया है, स्नैक ने हमें एक परमानेंट, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट था, वो हमें परमानेंट एक सैलरी देते थे, और वो बड़ी एक हैंडसम सैलरी थी। लेकिन हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त तक भी अपनी ड्यूटी पे हूँ, जॉब में हूँ, तो शुक्र है पाक परवरदिगार का, जो मेरा नसीब होता है वो मुझे मिल जाता है। ज़बरदस्त जी। तो बाकी बुज़ुर्गों को आना चाहिए टिकटॉक पर और ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर?
देखें जी, मैं आज मेरी मतलब है कि उन तमाम मेरे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप कोई भी चीज है ना, चाहे आप जितनी भी कीमती चीज ले लें और वो पड़ी रहे ना, तो उसको जंग लग जाता है। तो बात ये है कि अगर वो थोड़े से एक्टिव होंगे, अब मैं हूँ कहीं मैं वो कोई डांस के स्टेप दे देता हूँ, कहीं मैं गिर जाता हूँ, कहीं मैं कोई मतलब है ऐसी सैड एक्सप्रेशंस दे देता हूँ, बॉडी जो है ना वो एक्टिव रहती है। तो बात ये है कि वो लोग भी आए और आके उसको पॉजिटिव तरीके से लेके आए, जो किसी का माइंड सेट है उसी हिसाब से वो आए। बाकी ये कि वो आएंगे, उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर जरूर चेंज होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं 1 कप चाय में 4 चम्मच चीनी के इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह ना करे, तौबा तौबा, ये ना करें सर। ना प्रोटेक्टर है, ना हार्ट प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह खतरनाक आई है। एम 101% परफेक्ट। मगर ये चीनी खतरनाक है, ये आपको बड़े हो जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा सर, फिर बहुत आपको बुरा असर देगी जिंदगी में। ये तो सारे डॉक्टर सारी दुनिया के कह के बेचारे परेशान हो गए कि चीनी इस्तेमाल ना करें। सर जी, और डॉक्टर भी ठीक कहते ने, पर साडी जो लॉजिक है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक चलना है। साडी तबीयत जिस तरह की हैगी है उसी तरीके अपना माहौल ਨੂੰ चलाना है। सर हर इंसान को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं मैं उससे बड़ा मुतासर हुआ हूँ और बड़े फॉलोअर्स आपने बनाए हैं जी, ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। असलम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, टिकटॉक पर जी वीडियोस बना रहे हैं और दुनिया में मशहूर इस उम्र में। ये देखो, ये होता है जज्बा, असल बात है जज्बे की। जज्बा होगा आप सब कुछ करेंगे, जज्बा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बुजुर्ग से आपकी मुलाकात करवा दी, अब कुछ नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो नौजवान जिन्होंने एक ऐसी ख़ास जगह पर वो गए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बैक टू बैक उन्होंने मुकाबले जीते। वो मुकाबले क्या थे, वो स्टूडेंट्स कौन थे, आपकी मुलाकात कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिस इज़ पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी, पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैंने कहा था कि नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। अब ये जो नौजवान हैं इनका ताल्लुक है पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है लम्स, बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी भी है, बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है जी, बड़ी पैसे लेते हैं वो, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े कमाल स्टूडेंट्स होते हैं। हार्वर्ड नेशनल MUN, वहाँ पर ये स्टूडेंट्स गए, बैक टू बैक इन्होंने वहाँ पर मुकाबले जीते और पहली एशियाई टीम बने जिन्होंने हार्वर्ड MUN में और वहाँ पर जाके मुकाबले जीते हैं ये। और दुनिया भर से कोई 1500 से 1800 के दरमियान वहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए थे। वहाँ पर क्या बात हुई, क्या चीज़ थी, क्या मुकाबला था, क्या चैलेंज था, क्या कंपटीशन था, कैसे जीता, क्या सीखा, हमें भी बताएं। हमारे साथ मौजूद हैं मानूर गुल और रोहेल हसन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जीत कर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या था MUN? वैसे आजकल रुझान तो बढ़ा है, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में था उस वक्त तो कुछ नहीं था ये, अब तो हर यूनिवर्सिटी और हर जगह पर। तो ये हार्वर्ड MUN क्या है, पहले तो ये बताएं हमें। ओके, तो पिछले 70 ईयर्स से इट्स बिन हैपनिंग। इट्स अ सिमुलेशन ऑफ द एक्चुअल यूनाइटेड नेशंस। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया भर से टीम्स आई होती हैं, वेस्ट इंडीज़, पेरू, नेशनल टीम्स आई होती हैं डिबेट की। एंड हमारी टीम में से हर किसी को इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक्स मिले होते हैं एंड वी स्पेंड अ फ्यू 3-4 months रिसर्चिंग एंड क्रिएटिंग पॉलिसी पेपर्स। फिर वहाँ जाके द मेन आइडिया इज़ टू negotiate with people, understand where every person from different countries are coming from, their ideas, exchanging ideas, and then one, making your ideas better, and then producing the best quality of policy paper that you can. अच्छा। फिर उसके हिसाब से depending on your negotiation skills, your people skills, your debating skills, speaking, सारी चीज़ें वहाँ पर फिर इस्तेमाल होती हैं। and then end में the quality of your ideas, उसके basis पे then a team wins. तो रोहेल, जो आप लोगों ने मुकाबले जीते वो कौन से थे और उसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से आप लोग जीते? सो एसेंशियली इसमें होता ये है कि हम सब जो टीम मेंबर्स हैं, हम 7 टीम मेंबर्स थे, हम डिवाइड हो जाते हैं अलग कमेटी रूम्स के अंदर। हर कमेटी रूम यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी को सिमुलेट करती है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। मैं पर्सनली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में था, तो हम नेटो की जो कंट्रीज़ हैं उस कमेटी में नेटो की कंट्रीज़ रिप्रेजेंट हो रही थी। देखिए MUN में होता क्या है कि आपको एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिबेट करनी होती है। तो हमारी पूरी टीम को हार्वर्ड से पोर्चुगल मिली थी, तो हमने पोर्चुगल की फॉरेन पॉलिसी डिबेट करी थी नेटो के अंदर। पोर्चुगल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। तो उसके लिए पहले हमें पोर्चुगल की फॉरेन पॉलिसी
पढ़नी पड़ती है, फिर वहाँ जाके डिबेट करनी होती है बाकी कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ, और वो पॉलिसी पेपर बनाना होता है। तो इसमें बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर था, मेरा पर्सनल टॉपिक भी इस बार था, इसमें अलावा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, तो डिफरेंट इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं, उन पे फिर डिबेट होती है। तो वो जो जीतने का क्राइटेरिया था वो क्या था? एसेंशियली जीतने के क्राइटेरिया 6-7 हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका स्पीकिंग स्टाइल, ठीक है, आपका कंटेंट, आपकी रिसर्च, और एक बहुत डिफ़िकल्ट एंगल होता है वो होता है आपकी पॉलिटिक्स, क्योंकि MUN एक ख़ास डिबेट फॉर्मेट होता है जिसमें ना सिर्फ स्पीचेस होती हैं बट आउटसाइड कमेटी रूम आपकी नेगोशिएशंस होती हैं कि कल कौन आपकी पॉलिसी पेपर पे वोट करेगा, कल कौन इस ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जैसे एक लीडर के इलेक्शंस होते हैं इनफॉर्मल। तो उस इंटेंस कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में वोट हासिल करना कि आप इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर चेयर्स के सामने जाके पॉलिसी रिप्रेजेंट करना, तो ये सटल फैक्टर्स होते हैं, अगर आप वो कर लें तो आप फिर जीत जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी आम जिंदगी में कितना काम आती है और किस तरह काम आती है, ये भी थोड़ा जो यंग स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो यू लर्न हाउ टू स्पीक पब्लिकली। लोगों के सामने आपका वो जो डर होता है वो चला जाता है। सेकेंड, जो हम 3-4 महीने जो रिसर्च करते हैं उससे आपकी जनरल नॉलेज एक तो बहुत बढ़ जाती है। Second, you understand why certain decisions are made in your country by, like, for social change, for climate, because you sit there and you take their place for a second. You take the policy makers' places for a second. उसके ऊपर जो बहुत जनरल चीज़ें, like I mentioned, दुनिया से हर कोने से लोग आए होते हैं. You get to speak to them. आपका एक्सपोजर तो खैर बढ़ता ही है जब आप उनसे मुलाकात करते हैं. होता है और आप ना कल्चर आपका बहुत you can share culture with people, which is really really important to me. And then, जो lastly I think is really really important is you learn how to become a leader, which in the real world really matters. आपको अपने आप को जैसे present करने आ जाता है, which is really important. लेकिन जितनी ineffective UN है practically दुनिया में, उसका effect तो कुछ भी नहीं है. ख़ास तौर पर हम जितने conflicts देखते हैं और उन conflicts को सिर्फ और सिर्फ करारदादें या रेजोल्यूशंस वो ख़त्म तो नहीं करवा सकती कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ये जो आप लोग जब जाते हैं डिबेट करते हैं तो वहाँ पर ये बात भी होती है कि कैसे उस इदारे को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है और वो क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है. तो अक्सर हमारे जो टॉपिक्स होते हैं ना उसके अंदर पॉलिसी मेकिंग की जब बात आती है तो हर कमेटी के अंदर एक टॉपिक तो लाजमी आता है, वो आता है पास UN रेजोल्यूशंस एंड हाउ टू अमेंड दैम. ठीक है. तो उन अमेंडमेंट्स को जो प्रपोज करते हैं, बल्कि मैं ऐसे MUNs में भी गया हूँ कि वो अमेंडमेंट्स फिर यूनाइटेड नेशंस को प्रपोज हुए हैं. अब हम सबको पता है कि वो फिर जाके उनकी स्पैम कोई एक खास उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है डब्बा जहाँ पे रखते हैं वो संभाल के. बिल्कुल. लेकिन इधर सर मकसद, योर गोल इजंट टू ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर द UN, योर गोल इज टू लर्न हाउ दैट प्रोसेस इज डन. सो दैट्स वेयर द लर्निंग इज एसेंशियली. अच्छा, अब स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ MUNs होती हैं और जाते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने से आपने बताया कि ये बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन बहुत मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े शाय होते हैं और वो नहीं करना चाहते, या तो उनमें वो स्पार्क नहीं होता या शायद उनको गाइडेंस नहीं मिल रही होती, आई डोंट नो. तो ये चीज़ कैसे दूर की जा सकती है? तो अ रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ लाइक यू सेड, गाइडेंस नहीं मिल रही होती, राइट. तो हम जो हैं लूमन के साथ, विच इज़ द सोसाइटी दैट वी रिप्रेजेंट व्हेन वी गो अब्रॉड एज वेल एज पाकिस्तान, हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिया इस साल. इट्स कॉल्ड द लूमन ओरेटर, where we're inviting people and you can register also. You come and you learn how to do public speaking, you learn how to gain that confidence. हम लोग not just how to MUN but how to give a job interview, how to speak in front of a large number of people and not feel scared. ये ऐसी बहुत छोटी छोटी जो public speaking की little nitty gritty चीज़ें होती है वो हम सिखा रहे हैं उनको. तो एक तो ऐसी opportunities avail करना, इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो. And I think Rohail also personally works on his own initiative. It's called Master Orator, जहाँ पे वो I think underprivileged जगहों में जाके लोगों को public speaking पढ़ाता है. अच्छा. और I think like अगर हम लोग जो privileged लोग हैं पाकिस्तान के, अगर हम लोग ये initiative लेंगे तभी तो कोई change होगा, वरना तो उधर ही रह जाएंगे. हम वहीं रह जाएंगे. बिल्कुल. तो आपका ये क्या इनिशिएटिव है? सर, सो एसेंशियली मास्टर ओरेटर का गोल ये है कि असली में जो आपका पाकिस्तान का डिबेट का जो लैंडस्केप है उसमें होता ही है
कि सिर्फ कराची ग्रामर स्कूल, HSN, लाइसियम, हाँ ये बड़े-बड़े अमीरों वाले जो सिर्फ स्कूल हैं, इनके जो पास ज़्यादा कोचेस होते हैं फीसों वाले, बिल्कुल ऐसे लोग जाते हैं जिनमें ऐसे यंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो सर इन लोगों को इतने अच्छे कोचेस मिलते हैं तो नेचुरली उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। हाँ। लेकिन व्हाट अबाउट स्कूल्स दैट डोंट हैव कोचेस? बिल्कुल। और इतना टैलेंट है सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक स्पीकिंग का इनेट टैलेंट है, हमारी फितरत में पब्लिक स्पीकिंग का ही टैलेंट है बस, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है डूइंग का टैलेंट का। लेकिन उस टैलेंट को रिफाइन करना, उसको सही चैनल करना, वो फैसिलिटी नहीं है। तो एज मास्टर रेटर का जो प्रोग्राम है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि वो टैलेंट ढूंढें और उनको गाइडेंस दें, उनको ट्रेनिंग दें। हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, कराची में 3 हो चुकी हैं, इंशाल्लाह लाहौर इस्लामाबाद में भी लॉन्च होने लगा है। भाई ज़बरदस्त, ये तो मैं तो ज़रूर आऊँगा, मुझे ज़रूर सीखनी है पब्लिक स्पीकिंग। आपसे हम सीखेंगे। मुझे देखो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, हमें पता चल रहा होता है, बाकी लोगों को नहीं पता चलता। और यंगस्टर्स से जब सीखेंगे तो आपको यकीन मानने बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। अच्छा, एक तो ये इनिशिएटिव है कि पब्लिक स्पीकिंग लोगों को सिखाई जाए, दूसरा आपका वो एक ट्राइब वाला है सिलसिला, बिल्कुल सर। वो क्या है? सर ट्राइब बड़े काम कर रहे हो तुम, पढ़ाई में सही हो या नहीं? सर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी बहुत ही जा रही है। सर ट्राइब का जो गोल ये था वो असली में सर, इस्लाम की जब बात आती है ना तो हमारा यूथ बहुत डरता है कि बोरिंग होगा, डल होगा, हमें शायद एनवायरनमेंट ना मिले, किया जाता है बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। तो ट्राइब का गोल ये था कि असली में हम बहुत सारे दोस्त थे, मैं KGS में था, मेरे एक दोस्त UCL में पढ़ रहे थे लंदन में, एक UFT टोरंटो में पढ़ रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ लोग जो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, जिसमें दोस्ती हो, मेंटरशिप हो, उस इन्वायरमेंट में प्यार मोहब्बत में लोगों को दीन से कनेक्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इसको 3 साल होने लगे हैं, हमारी ऑडियंस 3000 प्लस टच कर गई है। हमारे वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, हम वाटर पार्क जाते हैं, हम फुटबॉल करते हैं, बॉनफायर्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में इस्लाम कहाँ से आ गया? तो सर यही तो बात है, वाटर पार्क में इस्लाम, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा सर। यही तो होता है कि जब आप दीनदार लोगों के साथ एक वाटर पार्क में जाते हैं तो आपके वो दिमाग में कनेक्शन बन जाता है कि मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, मैं अपने घुटनों को भी कवर कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे हैविंग फन। तो वो जो सटल कनेक्शन बनता है ना, उससे लोग दीन से बहुत करीब आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं ओवर द पास्ट 3 years कराची में। ज़बरदस्त, देखें ये कितनी पॉजिटिव बात है। अब आपका क्या इरादा है फ्यूचर में भाई? ये तो 2 ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप क्या कर रही हैं? So I'm currently studying English at LUMS. I'm becoming a writer. अरे वाह, we need writers. For sure. We need writers. So the first idea is to go into investigative journalism या फिर just journalism in general. मुझे Middle East का बहुत interest है, especially with the entire situation. Palestine yes. की जो है, हाँ. So the idea is to basically go there and fight for the rights of women, children. And also just change the narrative around, like Rohil said, Islam also, and just change the narrative around Muslims around the world. हम तो अभी villains हैं सारी दुनिया के लिए. And then the second thing that I'm planning on doing is writing my first book. वो किस चीज़ पर है? It is a work in progress. It's about growing up as a child in Pakistan and how that's very different from growing up in like the US or the traditional stories that we hear of children around the world. And then thoda sa it dabbles into my family also. Currently, like my nana, he's one of my inspirations. So like my dada is one of my inspirations. So we're going into stories. ये कब आएगी भाई फिर हम? Inshallah, but it's a work in progress. जब ये आएगी तो फिर you have to come here and tell us about the book. 100%. ये डन कर लें अभी से। ठीक है, डन है जी। और जब कोई बुकर प्राइज वगैरह या कोई इस तरह के कोई बड़े प्राइज होते हैं वो मिल जाए तो फिर आप भूल मत जाइएगा जी कि हमने आपका इंटरव्यू किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर like every other book. बिल्कुल, वो अक्सर हर बुक पे लिखा हुआ हर बुक पे लिखा होता है। तो ये हम भी खैर इस चीज़ को लेकर आएंगे। वेरी गुड जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन आप लोगों का इनिशिएटिव्स हैं और आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये नौजवान ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को संभालना है और इन्होंने ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमने अपना काम जो करना था वो कर दिया है और एक काम ये है कि अब इनको आगे लेकर आएँ, ये मुल्क की बागडोर संभालें, ये सारे मामला चलाएं। ये गलतियाँ भी करेंगे, ये गिरेंगे भी, लेकिन इनके अंदर उठने का जज्बा और इनके अंदर एनर्जी हम सबसे कहीं ज़्यादा है और ये दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो इनको हमें सपोर्ट करना है हर जगह पर, यही हमारा मैसेज है और यही हमारा काम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स।
वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। भाई दुनिया में कोई 206 के करीब ममालिक हैं और इनमें से हम सिर्फ 30 से 40 ममालिक के नाम जानते हैं। एक मुल्क का नाम मैं आपके सामने रखता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इस मुल्क का नाम पता है। इस मुल्क का नाम है लिबरलैंड। अब ये लिबरलैंड जो है ये बेसिकली सदर्न यूरोप में एक मुल्क है जो क्रोएशिया के साथ लगता है गालिबन। और ये मुल्क जो है, इस मुल्क की कुछ ख़ास बातें हैं। ये ख़ास बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये ख़ास बातें बताएंगे हमें हिज एक्सीलेंसी फैसल भट्ट साहब, जो कि कौंसल जनरल हैं लिबरलैंड के पाकिस्तान में। और इनका बुनियादी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक समाजी कारकुन है, पाकिस्तान रेड क्रेसेंट मैनेजिंग कमेटी बराए बरतानिया और यूरोप, उसके साबिक चेयरमैन भी हैं, एक बड़े सफारतकार हैं। और लिबरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मनसूबों में इन्होंने हिस्सा लिया है। दुनिया के 500 हाई प्रोफाइल लीडर्स में भी शामिल हैं जिन्हें बैतुल मक़दस की एजाज़ी शहरियत से नवाजा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बरतानिया में MBE के लिए भी नामज़द किया गया। फैसल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। अब वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं और ख़ास तौर पर जो बैतुल मक़दस वाला जो आपका एक स्टेटस है वो भी एक बड़ी ही एजाज़ की बात है, लेकिन फ़िलहाल हम लिबरलैंड पर रहते हैं। तो ये लिबरलैंड क्या है और लिबरलैंड की ख़ास बात क्या है? जी बिल्कुल, बेसिकली इट्स रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड। इसको फ्री रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड भी कहते हैं, वो भी क्यों? फ्री रिपब्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इट्स नॉट क्लेम्ड बाय एनी टेरिटरी। अच्छा, तो इसको इसलिए फ्री कहते हैं। बेसिकली ये जब USSR ब्रेक डाउन हुआ था यूगोस्लाविया में, और फिर यूगोस्लाविया से कंट्रीज़ ब्रेक डाउन हुई थी क्रोएशिया और सर्बिया में। अच्छा। और जब क्रोएशिया और सर्बिया की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई और वंस इट वाज फिनिश्ड, तो कुछ अनक्लेम्ड लैंड थी जिसके अंदर लिबरलैंड वाज वन ऑफ द आइलैंड्स व्हिच वाज नॉट क्लेम्ड बाय नीदर क्रोएशिया और सर्बिया। तो हमारे करंट जो प्रेसिडेंट है मिस्टर विटजेटलिका, उन्होंने 2015 में एक इंटरनेशनल लॉ है जिसका नाम है टेरेनुलिया। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ he claimed Liberland, and this is situated, as I said, between Croatia and Serbia. This is the third smallest island in the world. सबसे पहले वेटिकन सिटी है, फिर मोनाको है, then it's Liberland. और ये कितना छोटा है? This is 7 kilometers square. 7 स्क्वायर किलोमीटर। और exactly. कितनी आबादी होगी यहाँ? At present, क्योंकि हमारे पास we got about 750,000 applicants जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। तो इतने लोग जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इतनी सी जगह में ऑब्वियसली वी कैन नॉट अकोमोडेट इतने सारे लोगों को। तो एट प्रेजेंट वी आर बिल्डिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। अच्छा, ये यूँ कहिए कि एक मुल्क है जो बन रहा है। जी बिल्कुल, सिंस 2015। ओके। और द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीन बिल्ड बाय ज़ारा हदीद। Zara Hadid is one of the best architects of the world, and it's a UK based company. तो वो इसका जो infrastructure है वो बना रहे हैं। And talking about Liberland, it's got tropical weather. It's got one of the best beaches in the world. जैसे क्रोएशिया की best beaches है, तो it's just next door to Croatia. तो बराबर में है। जी बिल्कुल, so we share the same beaches, and the weather is tropical, and the country is more based on IT. अच्छा, technology. Yeah, technology. That is what the backbone of Liberland is, and it's a tax-free nation, and you can work there without paying any taxes. But it's, let me tell you something, it's not a welfare state. क्योंकि आप गवर्नमेंट को कुछ दे नहीं रहे, क्योंकि टैक्स देंगे तो फिर जी बिल्कुल आपको सर्विसेज मिलेंगी। Taxes are voluntary, so whatever you think is good for the country, you can pay that, and that's good enough for the government. वाह। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वी आर द पायनियर्स इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? दैट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटाबेस। बिल्कुल बिल्कुल, जो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और लोग जो हैं राइट फ्रॉम द टॉप, they can go to the grassroots level and see कि कहाँ exactly that database has been stored and how it's accessed. So that's one of the new things. And then the new thing about Liberland is that we've got e-governance. So the people, the government can be controlled virtually as well. They don't have to be based in Liberland. तो ये जो मुल्क है, ये यूनाइटेड नेशंस से इसकी क्या इसमें हैसियत है? That's a good question. हमारे पास at present जो है observer status है United Nations का. So to have full recognition from United Nations, you need to have MOUs signed from 25 countries. At present, we've got about 21 countries on board. तो बस अब तो चंद ही रह गई। बिल्कुल। So it's an ongoing thing. We're looking to achieve 3 times the required amount. So then we can present our credentials. और कितने मुल्कों के सफारत खाने वहाँ पर मौजूद हैं? कितने मुल्कों के साथ? We've got representations in about 106 countries. जहाँ हमारे full fledged जो offices हैं वो काम कर रहे हैं. We've got very strong representations in United States, and then we've got in UK, and then Turkey,
मिडल ईस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड बिकॉज आई एम बेस्ड इन पाकिस्तान सो वी वर्किंग टूवर्ड्स इन तो पाकिस्तान और लिबरलैंड की रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा देखिए we've written to the Ministry of Foreign Affairs few times लेकिन unfortunately क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट is not that stable and they've got their own things to sort out बस ये तो एक अलग ही मामला है जी ऐसा ही है so but with the new government we hope to have a good working relationship with them and hopefully we're working on that. अच्छा तो अब मतलब कोई माहदे या कहीं किसी ऐसी जगह पर कोई बात चल रही हो कि जिसमें हम कहें कि हम प्रोग्रेस देख सकेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह I mean we hope for the best and with the new government as I said we would be writing to them shortly once they settle down and then we will present our credentials and tell them what Liberland can do for Pakistan. अच्छा अब ये एक चीज़ जो आपने अभी मेंशन की कि 750,000 people have already applied for citizenship in this area. तो ये सारी दुनिया से लोग हैं जो कि उसकी जी और मेजर चंक आर फ्रॉम पाकिस्तान. अच्छा, उसकी वजह क्या है कि इतने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं? Because it's a new country, it's a European country, but it's not part of the European Union. Because it's a tax-free nation, so the legislation is different when we talk about EU. तो लोग इसलिए ज़्यादा चाहते हैं because talking about Pakistan, I think the economic conditions in Pakistan are not that good. So they just want to go anywhere, and with the new country coming up, it's got a lot of opportunities. हाँ तो अब क्योंकि मैं पढ़ रहा था वो ये कि नेशनैलिटी इसकी लेने का बड़ा आसान सा तरीका है, कोई पैसे वैसे भी ज़्यादा नहीं लगते गालिबन, इस वजह से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं. अब मुझे नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं है. देखिए इट्स नॉट एज इफ एनीवन पेज द मनी एंड ही कैन गेट दिस सिटीजनशिप. क्राइटेरिया देखिए क्योंकि जगह छोटी सी है सो वी नीड हाई प्रोफाइल पीपल. आई मीन वी डोंट नीड नॉर्मल डॉक्टर्स, वी डोंट नीड नॉर्मल साइंटिस्ट. हमें वो क्रीम चाहिए because it's a small country, so to fill that up we need people who are at their best. और हम लोग फ्री सिटीजनशिप उन लोगों को देंगे which can bring something back to Liberland. जैसे कोई high profile investors, not normal investors, high profile investors, then high profile scientists, sportsmen. If you're representing your country in sports, Liberland would love to have you on board. और हम उनको फ्री सिटीजनशिप देंगे. बिल्कुल, ये तो बड़ी अट्रैक्टिव बात है बहुत सारे लोगों के लिए. क्योंकि अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान के जो कि बाहर गए. साउथ अफ्रीका में हमारा क्रिकेटर खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्रिकेटर खेल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर जाते हैं. एंड वी वुड लव टू हैव दीस काइंड ऑफ पीपल ऑन बोर्ड और हमको फ्री सिटीजनशिप देंगे. अच्छा अब जब एक नया मुल्क बन रहा होता है तो उसके ताल्लुकात सारी दुनिया से इस्तवार होने में वक्त कितना लगता है? कितने अरसे में हम ये देखेंगे कि लिबरलैंड जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे मुल्क की हैसियत से उभर कर दुनिया के सामने आएगा कि लोगों को उसका नाम भी पता होगा और लोग जानते होंगे उसके बारे में? देखिए जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा देयर आर अबाउट 106 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. Normal people would just know about 40-50 countries. तो इसी तरह Liberland is the rest of the part of the world which is unknown, unclaimed. लेकिन Liberland since it's a new country since 2015, लेकिन the way it's progressing it's quite remarkable. आप ये देखें कि our president has spoken in the European Union Parliament. उसके अलावा he was invited for the Joe Biden's inauguration or taking ceremony. और उसके अलावा our president was called by Oxford University to teach the students in Oxford that how does e-governance work. मतलब ये एक नया मुल्क आपने बनाया and you are controlling it virtually. और उसके अलावा we've got decentralized government जो जिससे ये हो सकता है the power is shifted right till the bottom. और ये बहुत बड़े ममालिक का मसला है. जी बिल्कुल. हमारा जो मोटो भी है to live and let live. I mean day to day living में लोगों की हमारी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है. So we don't impose our laws on the citizens of Liberland. अच्छा, very interesting. अच्छा, टूरिज्म वहाँ पर कितना डेवलप्ड है? टूरिज्म देखिए हमारे पास बिल्कुल लिबरलैंड के साथ हमने सर्बिया के अंदर आर्क लिबरलैंड खोला है. हमारा जो है साल में एक दफ़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है. रिसेंटली इट वाज अटेंडेड बाय ओवर 200,000 पीपल. वाह. उसके अलावा हम लोग डे टू डे कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं आर्क लिबरलैंड में. और टूरिज्म इज़ वेरी हाई देयर. और ज़्यादातर अभी लोग जो हैं यूरोप से आ रहे हैं बिकॉज दैट्स जस्ट नेक्स्ट डोर एंड दे पीपल विद नेचर लविंग. दैट इज़ व्हाट लिबरलैंड वुड गिव यू इफ़ यू आर समवन हु लव्स नेचर. कमिंग आउट ऑफ द टिपिकल कंट्रीज एंड कमिंग टू लिबरलैंड वुड बी समथिंग न्यू फॉर यू. ज़बरदस्त जी, बड़ी मज़ेदार ये चीज़ के नए मुल्क बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कैसे दुनिया के नक्शे पर उभरते हैं और कैसे जो है वो दुनिया से अपने ताल्लुकात बढ़ाते हैं. लिबरलैंड भी वैसा ही एक मुल्क है. और फैसल भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमें आगाही दी लिबरलैंड के बारे में. और हम चाहेंगे कि भाई
बड़े टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ पर। लिबरलैंड के साथ राहें इस्तवार करें, हाथ मिलाएं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो मुआहिदा है वो भी बस इंशाल्लाह कुछ अरसे में हो ही जाएगा, ताकि ये दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट कर सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, वक्त दिया आपने। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।